हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2 करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम सब फ्रेंड जो है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे। तो बेसिकली सैम्पलिंग दो टाइप की होती है, एक रैंडम नॉन रैंडम और या जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं, दूसरी रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। नॉन रैंडम और जजमेंट सैम्पलिंग हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर ली है। इस पार्ट में हम रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और इसके 4 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है फ्रेंड्स, उसमें पॉपुलेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉपुलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़। जैसे एक गांव में कुल कितने जो है घर हैं, वो भी एक पॉपुलेशन है, और उसमें से जब एक या दो घर हमने चूज कर लिया तो उसे सैंपल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ये इस पॉपुलेशन में जितने भी घर हैं उनके चुने जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है, तो उसे ही रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो रिजल्ट है वो जजमेंट सैम्पलिंग, अगर आपने जजमेंट सैम्पलिंग की है और रैंडम सैम्पलिंग की है तो रैंडम सैम्पलिंग का रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है देन जजमेंट सैम्पलिंग के। ओके फ्रेंड्स, तो अगला इसमें टॉपिक है कि सैंपल जो होता है वो आपका बायस्ड भी हो सकता है। मतलब जब आपने सैंपल चूज किया, मान लीजिए जजमेंट सैम्पलिंग से, तो आपने क्या किया, बायस सैंपल चूज कर लिया। कैसे? मान लीजिए कि पार्लियामेंट में, संसद में महिलाओं के अधिकार के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए 33% आरक्षण या 50% आरक्षण देने के लिए एक बिल पास होने वाला है, और आपसे कहा गया कि आप जाकर के जो है जनता से रिव्यू लेकर आइए कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। और आपने जाकर के सिर्फ महिलाओं से यदि ये पूछ लिया कि आपकी क्या राय है कि 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो उस केस में हर महिलाएं कभी भी इस चीज़ को मना नहीं करें, क्योंकि वो डायरेक्टली इससे इन्फेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस होगी, इससे उनको इफेक्ट होगा, तो इसलिए वो हाँ करेंगी। तो आपने क्या किया, एक सैंपल ऐसा चूज कर लिया जो कि आपको नहीं चूज करना चाहिए था। इसी जगह पर यदि आप जो है सभी लोगों से लेते, कुछ लेडीज़ों से, कुछ जेंट्स से अगर आप लेते, तो शायद जो है आपको मिक्स रिव्यू मिलता और फिर आप एग्जैक्ट रिजल्ट आप बता पाते। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है बायस्ड सैंपल। क्या होगा फ्रेंड्स, वो सैंपल जिसमें मतलब कहने का कि आप जो है बायस हो गए हैं, किसी के प्रति आपका झुकाव हो गया है। जैसे मान लीजिए अगर इलेक्शन चल रहा है और आप कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता से, या मान लीजिए 100 कार्यकर्ता खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, और आप उनसे पूछ लेते हो कि कौन सी पार्टी जीतेगी, तो अगर वो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता तो वो यही कहेंगे कि 100 के 100 यही बोलेंगे कि हमारी ही पार्टी जीतेगी। ओके, तो ये बायसनेस हो गई एक तरीके से, वो एक तरीके का झुकाव है उनकी तरफ में। ओके, तो ऐसे सैंपल हमें नहीं चूज करने चाहिए फ्रेंड्स। ये सब जो कुछ भी मैंने बताया ये सारे सिर्फ एक एग्जाम्पल ही हैं आपको समझाने के लिए। ओके, फिर रैंडम सैम्पलिंग में फ्रेंड्स देखिए 4 तरीके की रैंडम सैम्पलिंग होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक पहली जो है इसमें से हम उठाएंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है सेलेक्ट सैंपल्स बाय मेथड डेट अलाउ। इसमें क्या होता है, हम ऐसे मेथड से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं कि ईच पॉसिबल सैंपल की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है चूज किए जाने की, और ईच आइटम की जो है इंटर पॉपुलेशन में इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल चांस होता है उस सैंपल में शामिल होने का। ओके, इसको एक एग्जांपल समझेंगे। मतलब हर सैंपल चुना जाएगा, इसका भी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, और हर आइटम जो भी उसके अंदर में एक जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है तो हर एक स्टूडेंट के सेलेक्ट होने की भी संभावनाएं इक्वल हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कि 4 स्टूडेंट हैं और आपको उनको जो है बैडमिंटन का गेम खिलाना है। ठीक है, बैडमिंटन का गेम खिलाना है, तो टोटल 4 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, हमारी ये पॉपुलेशन हो गई फ्रेंड्स, पॉपुलेशन हो गई, और पॉपुलेशन में साइज कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो इसलिए कैपिटल एन इक्वल टू 4 हमें मिल गया। अब मान लीजिए जो आप मैच करवाना चाहते हो, 2 स्टूडेंट के बीच करवाना चाहते हैं कितने स्टूडेंट, 4, ये पॉपुलेशन हो गई। 2 स्टूडेंट आपने उसमें से पिक कर लिया, ये आपका सैंपल हो गया, और सैंपल में हम उसके साइज को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, तो एन इक्वल टू 2 हो गया। अब आपने 2 उठाया, मान लीजिए चार स्टूडेंट रमेश, सुरेश, महेश और दिनेश हैं। रमेश, सुरेश, महेश और दिनेश हैं, और 2 के बीच में अगर आपको मैच करवाना है फ्रेंड्स, तो कुल 6 तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। रमेश और सुरेश, रमेश और महेश, रमेश और दिनेश, उसके बाद में सुरेश और महेश, सुरेश और दिनेश, और महेश और दिनेश। कुल मिलाकर 6 तरीके से ये पॉसिबल है। तो अब आगे हम ये देखेंगे, जो बात यहाँ पर हमने कही थी कि हर एक सैंपल के सिलेक्ट होने की और हर एक आइटम के सिलेक्ट होने की संभावना का क्या मतलब है। तो देखिए अब कितने सैंपल बने हमारे फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 सैंपल हमारे हैं। इस 6 सैंपल में से किसी एक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो कुल कितने सैंपल हैं, 6। और मान लीजिए आरएस के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो आरएस सिर्फ एक तरीके से आ सकता है। कुल 6 तरीके से सैंपल बन रहे हैं, और एक सैंपल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तरीका केवल एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स 1/6 हो गई। इसी तरीके से आरडी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 हो गई, क्योंकि कुल 6 सैंपल हैं, और उसमें से आरडी कितनी बार ऐसा हुआ है, जैसे एसएम कितनी बार आया है, सिर्फ एक बार, और कुल कितने तरीके के सैंपल अवेलेबल है, 6। तो 6 में से एक के सेलेक्ट होने के लिए, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई। तो अगर आप देखें तो किसी भी सैंपल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल ही है। तो यहाँ पर जो हमने पहली बात कही थी फ्रेंड्स कि हर एक सैंपल की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है चूज किए जाने की, तो वही बात वहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझाई गई। प्लस
ये भी हमने कहा कि हर एक स्टूडेंट के सेलेक्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी सेम है। कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं पूछूं कि आर के सेलेक्ट होने के कुल कितने तरीके हैं, तो मैं देखता हूँ कि कुल तरीके तो हैं 6, उसमें से आर कितने में आएगा, 1 2 3 में आएगा। तो 3/6 अगर आप इसको काटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो आर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये फ्रेंड्स RST कर लीजिए, मतलब रमेश महेश दिनेश सुरेश कर लीजिएगा। तो रमेश के सेलेक्ट होने की 1/2 है, सुरेश के भी 1/2 है, महेश की भी 1/2 है। तो सबकी प्रोबेबिलिटियाँ सेम है। तो हमने ये जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखा था कि ईच आइटम के इंटायर पॉपुलेशन में से सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी वो भी सेम होती है। ओके, अब सवाल ये है कि मान लो कि हमें 4 लड़के हैं और आप मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, तो अभी आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि किसको किसको मैच, किसके किसके बीच मैच करवाया जाए। तो उसके लिए तरीका ये होगा फ्रेंड्स कि हम क्या करेंगे कि चारों के नाम एक पर्ची पर, 4 पर्चियों पर लिखेंगे और फिर उसके उनके नामों को पर्ची में लिख करके एक बक्से में हम डाल देंगे, एक बॉक्स में डाल देंगे। और फिर उस बॉक्स में डालने के बाद में हम क्या करेंगे, एक 2 पर्चियाँ निकाल लेंगे और जिनके जिनके नाम आ जाएंगे उनके बीच में हम टूर्नामेंट करवा देंगे। ठीक है। तो अब लेकिन जब आप पर्ची जैसे मान लीजिए आपने 4 पर्ची डाल दी और बॉक्स में से एक पर्ची निकाली, तो अब यहाँ पर बॉक्स में से पर्ची निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो जाएगा कि आपने बॉक्स से पर्ची निकाली और इसको फाड़ के फेंक दिया, जो पर्ची निकाली उसको फाड़ के फेंक दिया। मान लीजिए पहली जो पर्ची निकाली उस पर राम का नाम आ गया, मान लेते हैं कि पहली पर्ची पर राम का नाम आ गया। तो अब हमारे पास जब दोबारा आप दूसरी पर्ची सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ 3 ही पर्चियाँ बचेंगी फ्रेंड्स। क्या होगा, 3 पर्चियाँ बचेंगी, एक पर्ची तो गायब हो चुकी है, हमने उसे अवे कर दिया है, थ्रो कर दिया है या फाड़ दिया है। तो अब अगली बार जब आप चुनोगे, मान लीजिए श्याम आ गया, तो अब जो मैच होगा राम और श्याम या रमेश और सुरेश के बीच हो जाएगा। समझने की बात है। ओके, फिर यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि ये अगर मान लीजिए अब आपने जो पर्ची है, मान लीजिए 1 2 3 4 पर्चियाँ थी, आपने एक निकाली और इसको जो है अलग हटा दिया। तो ये जो आपने इसे जो अलग हटा दिया, तो ये जो मेथड आपने किया, इसमें क्या किया, आपने पर्ची को रिप्लेस नहीं किया यहाँ पर उठाकर, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया आपने। कैसे किया फ्रेंड्स, आपने ये विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया। पर्ची उठाई, एक पर्ची निकाली और उसे उठाकर फेंक दिया। तो हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट नहीं किया, वहाँ पर रिप्लेस नहीं किया। तो हम इसे बोलेंगे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। और इसी जगह पर अगर हमने 4 पर्ची निकाली और उसमें से क्या किया, एक पर्ची बाहर निकाली, जो नाम आया मान लीजिए सुरेश आ गया, उसको हमने नोट किया और ये पर्ची वापस यहीं फिर रिप्लेस कर दी, फिर से इसको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद फिर एक पर्ची निकाली। तो हो सकता है कि जो है मोहन सुरेश महेश का नाम आ जाए। तो अब हमने क्या किया कि विथ रिप्लेसमेंट कर दिया फ्रेंड्स। देखिए हमने पर्ची निकाली और फिर वापस रख दी, तो ये विथ रिप्लेसमेंट हमारी हो गई। पर्ची को सेलेक्ट करने का तरीका हमने कौन से तरीके से किया फ्रेंड्स, विथ रिप्लेसमेंट। तो अगर जो है पर्ची निकाली और बाहर फेंक दी तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, हमने रिप्लेस नहीं किया यहाँ पर। और अगर आपने पर्ची निकाली और वापस यहाँ पर बाहर निकाली और नाम लिखा और फिर वापस यहीं रख दी, तो ये विथ रिप्लेसमेंट कहलाता है फ्रेंड्स। और एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अब चूंकि पर्ची आपने दोबारा वापस रख दी है, मान लीजिए पहली बार में रमेश का नाम आ गया, तो हो सकता है दोबारा भी रमेश का नाम आ सकता है। इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 ही पर्ची बच रही है, यहाँ पर 4 पर्चियाँ बची हैं, तो हो सकता है दोबारा भी रमेश का नाम आ जाए। ओके, तो ये हो गया सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मान लीजिए आपके पास केवल 4 स्टूडेंट थे, 1 2 3 4, तब तो आपने ये पर्ची वाला काम कर लिया। मान लीजिए किसी कंपनी में 50,000 एम्प्लॉई हैं और आपको 100 एम्प्लॉई का इंटरव्यू लेना है रैंडमली, तो अब आप क्या करोगे, 50,000 लोगों के नाम लिख करके उसको पर्ची पर, वो तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर पर्ची लिखना, फिर उसको मिक्स करना और ये सारा गेम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो उससे अच्छा होगा कि हम 2 तरीके यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या करेंगे, हम हर एक एम्प्लॉई को 1 से लेकर 500 तक, मान लीजिए 500 एम्प्लॉई है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 500 तक नंबरिंग दे दी। फिर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर यूज करेंगे जो कि प्रोग्राम किया गया है स्क्रैम्बल नंबर को जनरेट करने के लिए, जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा और रैंडम नंबर जनरेट करके 10 एम्प्लॉई के रैंडम नंबर हमें दे देगा। मान लीजिए कि 22 आ गया, 76 आ गया, 106 आ गया, 92 आ गया या 312 आ गया, रैंडम नंबर वो जनरेट करेगा और जिनके जिनके नंबर निकलते गए उनको हमने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, बाकियों को छोड़ दिया। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए, कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि स्क्रैम्बल नंबर जनरेट करने के लिए होते हैं, उनके भी यूज कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स हम कर सकते हैं क्या कि हम टेबल ऑफ रैंडम डिजिट का यूज कर सकते हैं या टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का यूज कर सकते हैं। टेबल ऑफ रैंडम नंबर डिजिट्स या टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, बात एक ही है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगेन हमको मान लीजिए 10 एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स रैंडम नंबर टेबल दी हुई है। इसमें से मान लीजिए हमने नियम बना लिया कि हम क्या करेंगे कि ये जो पहली जो 2 डिजिट हैं, इन्हीं 2 डिजिट के बेसिस पर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप सेलेक्ट करते हो तो 20 रोल नंबर वाला एम्प्लॉय, फिर 72 रोल नंबर वाला, फिर 48 वाला,
फिर 63 वाला, फिर 02 वाला, इस तरीके से वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से नियम बना लो। मान लो कि जो है आपने वहाँ से नहीं चाहते तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने ये करना है, तो देखिए अगर इस वाली रो को लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो 19 रोल नंबर वाला, 81 रोल नंबर वाला, 20 रोल नंबर वाला या 74 रोल नंबर वाला, इस तरीके से रोल नंबर समझ लीजिए, एम्प्लॉय नंबर समझ लीजिए, वो आप जो है एम्प्लॉय या स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि आप 2 तरीके से तो कंप्यूटर का यूज कर लीजिए या तो रैंडम नंबर टेबल है ना, रैंडम नंबर की जो टेबल दी हुई है उसका भी यूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अगला आता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अभी हमने क्या पढ़ा था, सिंपल जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी थी। अब हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हम रैंडम सैम्पलिंग ही करते हैं लेकिन एक पैटर्न यूज कर लेते हैं। पैटर्न जो यूज करते हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग, ऑर्डर के हिसाब से या स्पेस के हिसाब से होता है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई कंपनी जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपके कॉलेज में आई है और वो कह रही है कि हर 10वें स्टूडेंट को मैंने इंटरव्यू करना है। तो ठीक है, क्या करेंगे हम 1 से लेकर 10 रोल नंबर के बीच में कोई एक रोल नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपने 6 सेलेक्ट कर लिया, तो 6 सेलेक्ट किया तो अगला स्टूडेंट 16 रोल नंबर का, 10 फिर 10 जोड़ा 26 रोल नंबर का, क्योंकि वो हर 10वें स्टूडेंट को करेंगे इंटरव्यू। तो 26, फिर 36, फिर 46, फिर 56 ऐसे करेंगे। अब मान लीजिए आपने ये ना सेलेक्ट करके, मान लीजिए आपने 3 रोल नंबर वाला स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया, तो अगला स्टूडेंट 13, फिर 23, फिर 33, फिर 43, ऐसे रोल नंबर वाले लड़कों को हम बुलाएंगे और उनसे जो है उनका इंटरव्यू करवा देंगे, क्योंकि हमने ये सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में ये डिसाइड पहले ही कर रखा है कि हम ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है लेकिन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर ईच आइटम को सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं और ईच सैंपल के भी इक्वल चांस होते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होते हैं। सैंपल सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते, लेकिन हर आइटम के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होते हैं। इसको देखते हैं कि एग्जांपल से समझेंगे फ्रेंड्स। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि आप रोल नंबर 2 को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो आप रोल नंबर 2 के लड़के को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में फिर 12, 22, 32, 42 इनको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं बोलता हूँ आप जो है 17 रोल नंबर वाले लड़के को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए तो 17 रोल नंबर का, तो ठीक है 7, 17, 27 और 37 वाले सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन ये तो हो गया कि ईच आइटम, जो भी आइटम आप चाहोगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इक्वल चांस है, लेकिन ईच सैंपल का चांस नहीं है। मैं एक आपको सैंपल देता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आप एक सैंपल बना लीजिए जिसमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7 को ले लीजिए, लेकिन ऐसा सैंपल आपके लॉजिक के हिसाब से बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 3 ले लिया तो अगली संख्या आप 13 लोगे, अगला स्टूडेंट 23, अगला 43 या 33 लोगे, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 और 3 एक साथ आ जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 सेलेक्ट किया तो आप 12, 22 और 32 वाला सेलेक्ट करना शुरू कर दोगे। तो ये 2 और 3 कभी साथ में ना आ सकते, क्योंकि हमारा जो लॉजिक है वो यही है कि हर 10वां स्टूडेंट लेना है। तो ये सैंपल कभी सेलेक्ट नहीं होगा। जो मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाला सैंपल आपको दिया, ये कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर ईच सैंपल को सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इक्वल चांस नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर ये मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में ये कह रहा है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम एरर जो है एरर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है कि हम एरर कर दें। कैसे? हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंडर में मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो शनिवार के दिन या मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो होटल में डिनर करते हैं, और अगर आपने डिनर करने वाले दिन के लिए फ्राइडे, सैटरडे और संडे चुन लिया तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा होगा। जो एवरेज आएगा मान लीजिए 250 लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि छुट्टी होती है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं होटल में जाकर के खाना। उसी जगह पर यदि आप मंडे, ट्यूजडे और वेडनेसडे सेलेक्ट करते तो हो सकता है जो आपका एवरेज 250 है वो 120 ही आता। तो हो क्या रहा है कि आपने क्या किया कि एक पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, जिस पैटर्न की वजह से आपको संडे मिल गया और ये गड़बड़ हो गई। उसी जगह पर अगर आप रैंडम शेड्यूलिंग, सिंपल रैंडम शेड्यूलिंग करते तो हो सकता है एक दिन मंडे आ जाता, एक दिन फ्राइडे आ जाता, एक दिन हो सकता है संडे आ जाता। तो ये थोड़ा बैलेंस रहता, जो रिजल्ट आता हो सकता है 150 होता। तो यही कह रहे हैं कि इसमें एक एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग जो है थोड़ा कम समय लेती है और इसमें पैसे की भी बचत होती है, लो कॉस्ट लगती है इस सैम्पलिंग में, किसके मुकाबले? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मुकाबले। ओके फ्रेंड्स, फिर अगला ये तीसरा टाइप है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्या होती है? तो फ्रेंड्स हमने स्ट्राटा के बारे में पहले ही पढ़ लिया था कि अगर आपके पास मान लीजिए ये स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में से आपने गर्ल्स को अलग किया और बॉयज़ को अलग कर दिया, तो ये जो होमोजीनियस आपने ग्रुप बनाया ना, इसे ही स्ट्राटा कहते हैं। होमोजीनियस जो ग्रुप होता है इसे स्ट्राटा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें सैम्पलिंग में, जो पॉपुलेशन होती है फ्रेंड्स उसको होमोजीनियस ग्रुप में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो उसे स्ट्राटा कहते हैं। और उसमें से फिर 2 अप्रोच लगा करके हम लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक फिगर देखते हैं फ्रेंड ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है और आपको इसको स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग से
अलग करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया कि जो नीले कलर के हिसाब से मैं इनको अलग करूंगा, कपड़ों के कलर के हिसाब से। तो अगर मैं ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग अप्लाई करूंगा तो देखिए ये बनकर आएगा। देखिए ये एक स्ट्राटा हो गया, ये एक स्ट्राटा हो गया और ये एक स्ट्राटा हो गया, यानी ग्रुप हो गए अलग अलग। और इस ग्रुप की खासियत क्या होगी फ्रेंड्स, ये ग्रुप होमोजीनियस है। देखिए सारे के सारे नीले हैं, बात को समझिएगा, ये सारे के सारे नीले हैं, इसलिए ये इस ग्रुप की मैं बात करूं, इसे अभी भूल जाऊं अगर, तो ये ग्रुप अपने आप में होमोजीनियस है। यही बात अगर इस ग्रुप की बात करूं तो सारे काले कपड़े पहने हुए एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये ग्रुप होमोजीनियस है। लेकिन यदि हम ब्रॉडर लेवल पर इस ग्रुप और इस ग्रुप के कंपेयर करें तो क्या ये जो है होमोजीनियस है? नहीं, ये ग्रुप होमोजीनियस नहीं है, ये अलग अलग दिख रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए ये नीले कपड़े वाले सारे लोग हैं, ये काले कपड़े वाले सारे लोग हैं। तो ग्रुप जो है अपने आप के अंदर में होमोजीनियस है, लेकिन बाहर सारे ग्रुप अलग अलग हैं। अंदर में होमोजीनियस हैं लेकिन बाहर में सारे अलग अलग हैं। तो फ्रेंड्स यही होता है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग होती है। अब स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग आपने कर दी ना, तो उसके बाद में यहाँ पर लोगों को सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि जिस रेशियो में मान लीजिए कि टोटल जो है, मान लीजिए पॉपुलेशन 100 लोगों की है और एक स्टार्टा या एक ग्रुप में 10 लोग, एक में 20 लोग, एक में 30 लोग और एक में 40 लोग हैं। तो आप क्या करोगे कि हर एक ग्रुप में से जिस रेशियो में लोग हैं उसी हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये ग्रुप, मान लीजिए इस ग्रुप में से आपने 2 उठा लिया, इस ग्रुप से 4 उठा लिया, इस ग्रुप से 6 उठा लिया। क्यों उठाया? क्योंकि इसी रेशियो में अगर मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन 100 की है तो ये 2 मतलब ये 20% है, ये मान लीजिए 40% है और ये 60% है। ओके, तो इसी वजह से मतलब एक कहने का, जिस रेशियो में स्टार्टा जो आपका है, ये जो स्टार्टा है ये जिस प्रोपोर्शन में होगा, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, मान लीजिए यहाँ पर 60 लोग हैं, यहाँ पर 30 लोग हैं और यहाँ पर 10 लोग हैं, तो मैं क्या करूँगा, हर एक का 10% उठा लेता हूँ। तो क्योंकि 100 के मुकाबले अगर 10 देखूँ तो 10% है, तो एक यहाँ से उठाऊँगा। यहाँ देखा मैंने 60% है तो यहाँ से 6 लोगों को चुन लिया, और यहाँ पर देखा 30% है तो यहाँ से 3 लोगों को चुन लिया। तो यही कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स कि जिस रेशियो में ये स्टार्टा इस पूरी पॉपुलेशन के जिस रेशियो में होगा उतने ही लोग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। वो क्या मेथड है? इसमें हम क्या करते हैं, हर एक स्टार्टा या हर एक सैंपल से इक्वल लोगों को उठा लिया। मान लीजिए इस सैंपल से भी 10 लोगों को ले लिया, इस सैंपल से भी 10 लोगों को ले लिया, इस सैंपल से भी 10 लोगों को हमने उठा लिया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, फिर हम आगे जाकर के इनको वेटेज देते हैं। वेटेज किस हिसाब से देते हैं? जितना इस ग्रुप की अपनी स्ट्रेंथ है। देखिए कैसे समझते हैं, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, उसके 100 शेयर किसी के पास हैं और उसी कंपनी के 600 शेयर किसी आदमी के पास हैं, और एक और आदमी है जिसके पास उसके 6000 शेयर हैं, और वोटिंग डल रही है। और अगर कहा जाए कि हर एक का एक ही शेयर वैलिड होगा, एक ही शेयर बराबर माना जाएगा, तो बताइए ये फेयर प्रैक्टिस है? बिल्कुल नहीं। 6000 शेयर है इसके पास, फिर भी उसके एक वोट नहीं, गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेटेज दे देंगे। हम ये मानेंगे कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो हम आपको एक वोट के बराबर मानते हैं, और अगर आपके 600 शेयर हुए तो आपके 6 वोट हो गए, अगर आपके 6000 शेयर हैं तो आपके 60 वोट हो गए। तो अब जाकर के ये फेयर प्रैक्टिस हुई कि जिसके भाई 6000 शेयर हैं उसका उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में उसको जो है वैल्यू मिल रही है। तो यही मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि हर एक में से हमने 10-10 लोगों को उठा तो लिया, लेकिन बाद में हम इनको वेटेज दे देते हैं और उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका रैंडम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। और रैंडम ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम यूज कब करते हैं फ्रेंड्स? तो जब ये ग्रुप जो है डिवाइडेड, मतलब जो ग्रुप है वो ऑलरेडी डिवाइडेड हो। जैसे हो सकता है कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास में डिवाइडेड हो, या फिर उन्हें एज या जेंडर या रेस, जैसे हमने क्लॉथ के हिसाब से भी देखिए उनको जो है डिवाइड कर दिया था। तो अगर ग्रुप में ऑलरेडी डिवाइडेड है तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करना उचित रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक सबसे लास्ट टॉपिक इसमें चौथा टाइप होता है फ्रेंड्स, क्लस्टर सैम्पलिंग। देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एकदम सेम होती है, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग में भी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स आर क्लस्टर, इसे क्लस्टर बोलते हैं। हमने वहां भी तो यही किया था, जो पॉपुलेशन थी उसको ग्रुप में बांटा था और उसे क्या बोला था हमने? स्टार्टा बोला था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन को लिया और उसको ग्रुप में बांट दिया, तो इसे स्टार्टा बोल दिया। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो एक और पिक्चर देखिए आप, एक और फोटो देखिए। ये मैंने फ्रेंड्स किसी वेबसाइट से लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्या दिखा रहे हैं कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग है आपकी, उसमें क्या हुआ, ये वो लोग हैं जो मैपल स्ट्रीट में रहते हैं, ये वो लोग हैं जो मेन स्ट्रीट में रहते हैं, और नीचे वो लोग हैं जो फर्स्ट स्ट्रीट में रहते हैं। तो अगर हमने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन को लिया और सिर्फ जो जिस गली में रह रहा है उसी गली के सारे लोगों को पकड़ लिया है। पहले हम ऐसा नहीं कर रहे थे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या कर रहे थे, हमने नीले कलर वाले लोगों को इकट्ठा कर दिया था। यहाँ हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जिस गली में हम गए, मान लीजिए मैपल स्ट्रीट गली में है, तो जितने भी लोग मिल गए उनको मिला करके एक क्लस्टर बना दिया। मेन स्ट्रीट में गए, वहाँ जो लोग मिले उनको लेकर के
के क्लस्टर बना दिया, और ऐसे ही फर्स्ट स्टेट में गए वहाँ लोगों को लेकर के क्लस्टर बना दिया। तो ये जो इस तरीके की जो सैम्पलिंग करते हैं फ्रेंड्स, उसे हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। इस क्लस्टर सैम्पलिंग की एक खासियत अगर आप देखोगे तो अगर हम ये ग्रुप या इस ग्रुप को देखें, अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखो तो ये लगभग एक जैसे दिखते हैं। क्यों? यहाँ भी नीले लोग हैं, यहाँ भी नीला लोग हैं, यहाँ लाल कपड़े वाले लोग हैं, यहाँ लाल कपड़े, यहाँ काले कपड़े वाले लोग हैं, यहाँ भी काले कपड़े। तो एक ब्रॉडर पिक्चर में अगर देखा जाए तो जो क्लस्टर होते हैं फ्रेंड्स वो होमोजीनियस होते हैं। देखिए क्लस्टर दूर दूर से देखने पर ये एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। जबकि अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप में झांका जाए, मतलब मान लीजिए आप सिर्फ इस पिक्चर पर फोकस करें, इस वाली पर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ डाइवर्सिटी है। देखिए नीले नीले काले और गुलाबी, सॉरी नीले काले लाल सभी कलर के कपड़े पहने हुए लोग हैं। तो जो ग्रुप है वो विद इन डाइवर्सिफाइड है। जबकि स्टार्टा में क्या होता था, स्टार्टा में जो ग्रुप था वो ग्रुप खुद में जो है होमोजीनियस था, एक जैसा था। देखिए ये सारे एक जैसे थे। लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग में ये चीज़ नहीं होती। क्लस्टर सैंपलिंग में जो ग्रुप है, जो क्लस्टर है, वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। जबकि अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो ये दोनों अब दूर दूर पे एक जैसे दिखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर क्लस्टर सैम्पलिंग और इसमें जो डिफरेंस होता है कि बी यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जहाँ पर ईच ग्रुप है स्मॉल वेरिएशन विद इन इटसेल्फ। जो ग्रुप होगा उसमें खुद में जो है बहुत कम वेरिएशन होगा। यहाँ पर जो ग्रुप है हमारा फ्रेंड्स, उसमें विद इन ग्रुप जो है बहुत कम वेरिएशन है, सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज करते हैं। और अगर जो है आपको क्लस्टर सैम्पलिंग यूज करनी है तो वो जो है हम कंसिडरेबल वेरिएशन होता है ईच ग्रुप के अंदर में। यहाँ पर जो ग्रुप है उसके अंदर में कंसिडरेबल वेरिएशन होता है। देखिए एक क्लस्टर के अंदर में जो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। देखिए एक ही जैसे ग्रुप के लोग यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर एक ही जैसे होते थे, जबकि यहाँ पर देखिए वैरायटी के, कई वैरायटी के लोग हैं। ओके फ्रेंड, तो ये हो गई आपके सारे टाइप की जो हमारी सैम्पलिंग थी। तो इसी के साथ में फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करें और आप भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।